सामने 4 कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया ABCD करके और कह रहा है विच इज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन A, B, C तुमको टिक मारना है। क्या पूछ रहा है? ग्राउंड स्टेट, हेडिंग दो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक होता है एक्साइटेड स्टेट होता है, दो तरह का होता है, एक तो ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। तो यदि तुम्हारे सामने कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दे और पूछे ग्राउंड स्टेट बताओ, एक्साइटेड स्टेट बताओ, हम क्या देखें, कैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करें, कंसेप्ट क्या है? तो सुनो ध्यान से। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको कहा जाता है जिसमें एटम के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी मिनिमम एनर्जी में होंगे। जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम एनर्जी में लेवल में होगा, हाईली स्टेबल फॉर्म में होगा, न्यूक्लियस से टाइटली जुड़ा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। वो है ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर है, काफ़ी दूरी पर लूजली बॉन्डेड है, हाई एनर्जी लेवल पे है, वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? एक बार फिर सुनो। जब कोई एटम का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली जुड़ा हुआ है, टाइटली लो एनर्जी में है, स्टेबल फॉर्म में है, तो समझना वो ग्राउंड स्टेट हुआ। और इसका उल्टा कर दो, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर है, लूजली बॉन्डेड है, हाई एनर्जी लेवल में है, अनस्टेबल फॉर्म में है, समझना वो एक्साइटेड स्टेट है। समझ में आया? अब पहले इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन देके चेक करते हैं अभी कि तुमने मेरी बात का क्या अर्थ लिया। लिखो ग्राउंड स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, when valence electron strongly held by nucleus, when electron strongly held by nucleus, when electron strongly held by nucleus, minimum energy level, minimum energy level, more stable form, more stable form is called ground state. When electron strongly held by the nucleus, minimum energy form, more stable state, it will be ground state. और ठीक उल्टा कर दो तो, ठीक उल्टा कर दो तो एक्साइटेड। तो एक बात को पकड़ो, दूसरी बात अपने आप आ जाएगी हाथ में। हाँ, आप क्वेश्चन देखे थे, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया देखो। क्वेश्चन है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। पहला ऑप्शन ये दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? दूसरा ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, और तीसरा ऑप्शन लिखा बोथ, और चौथा लिखा नन। क्वेश्चन है विच इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन देखो ऐसे आया था, 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे ही और पूछेगा विच इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टिक मारो। हमने क्या बोला? ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होगा कि वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड रहेगा, मिनिमम एनर्जी में रहेगा। जितना टाइटली होल्ड रहेगा उतना नज़दीक रहेगा, और जितना नज़दीक उतना टाइटली होल्ड, उसकी एनर्जी क्या होगी? लो, और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। बस जब सारे स्टूडेंट हमसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे ना, तो सब ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। और यदि तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तुम्हारा नहीं बनेगा तो तुम एक्साइटेड स्टेट में आ जाओगे। मतलब तुमको यदि मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो तुम तनाव में आ जाओगे, तुमको लगेगा मेरा आना यहाँ तो नुकसान हो गया। और यदि तुमने मेरे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया तो तुम्हारे में शांति आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तुमको तुम्हारा अपना पर्पस सॉल्व हो गया। जिस पर्पस से जहाँ सोच के तुम आए थे वो चीज़ तुमको मिल गई है।
तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हारा मेरा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तुम शांति से बैठोगे, एनर्जी क्या होगा कम और स्टेबिलिटी क्या होगा ज़्यादा। रोज़ टाइम से आओगे, रेगुलर क्लास करोगे और फ़ायदा भी उठाओगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। और हमारा तुम्हारा बॉन्ड कमज़ोर है तो तुम हो जाओगे, ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आया? अब ये बताओ, इस क्रोमियम का जो न्यूक्लियाई है, इसका अट्रैक्शन इस पर ज़्यादा होगा या इस पर ज़्यादा होगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड है, ये वाला कि ये वाला? जोर से बोलो। हाँ, क्यों सेकंड वाला? अरे क्योंकि इसमें सिमेट्री है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, शील्डिंग पुअर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम, और जितना स्ट्रांगली इंटरेक्शन रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा, एनर्जी क्या होगा मिनिमम। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था, नहीं समझ में आया? बोलो, खड़े हो जाओ, पीछे पीछे। ये बताओ, हाफ फिल फुल फिल स्टेबल क्यों होता है पता है? अब क्या बताए थे, हाफ फिल में सिमेट्री आ जाती है, तो क्या इस D5 में सिमेट्री नहीं है? फिर सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी है, तो शील्डिंग है पुअर, इफेक्टिव चार्ज का मैक्सिमम, और जब इफेक्टिव चार्ज मैक्सिमम होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, स्ट्रांग। जितना स्ट्रांग इंटरेक्शन स्टेबिलिटी उतनी, बस बैठो। अच्छा, ये क्रोमियम करके आया था, मान लो। अच्छा, ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन भरते समय क्रोमियम में 3d4 4s2 था, तो भरते समय 5 कैसे हो गया, यहाँ 5 कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि हाफ फिल फुल फिल में स्टेबिलिटी होती है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम्स ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन S से उठा के D में शिफ्ट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन S से उठ के D में चला गया, क्यों? ताकि D हाफ फिल्ड हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को पा जाए। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन S से उठ के D में चला गया, और कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब बता, जब S से उठ के D में चला गया तो क्या यहाँ हुन रूल, यहाँ आबा रूल फॉलो हुआ? क्या यहाँ N+L रूल फॉलो हुआ? क्या आबा का रूल फॉलो हुआ? जवाब दो, बोलो। नहीं, क्योंकि आबा के अनुसार पहले 4s में 2 भरता तब 3d में जाना चाहिए, और आपने एक उठा के इसमें शिफ्ट कर दिया, मतलब S में एक कर दिया, तो S भरा ही नहीं पूरा, D में इलेक्ट्रॉन कैसे गया? मतलब ये आबा का विरोध हो गया। इसको शिफ्ट करने से आबा का वायलेशन हो गया, विरोध। क्यों विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसका विरोध करने से क्या होगा, ये फुलफिल हाफ फिल हो जाएगा, इसमें सिमेट्री आ जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से उठ के D में चला गया, और आबा का क्या हो गया, विरोध हो गया। कोई बात नहीं, विरोध होने दो, स्टेबिलिटी तो है। स्कूल के नियमों का उल्लंघन भी हो जाता है, लेकिन बच्चे को फ़ायदा हो रहा है तो नियम का उल्लंघन भी मान्य हो जाता है, क्योंकि बच्चों को स्टेबिलिटी मिल रही है। आखिर स्कूल चल रहा है किन के लिए? बच्चों के लिए चल रहा है, तो जो बच्चों का फ़ायदा होगा वही नियम पालन होगा ना, भले स्कूल के नियम के अगेंस्ट क्यों ना जा रहा हो। तो आबा का भी विरोध हो गया, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? अच्छा, मान लो कॉपर का केस आता है 29। हाँ, कॉपर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाओ फट से। तो कॉपर का ग्राउंड स्टेट बनाना, ग्राउंड स्टेट बनाओ फट से। कॉपर का ग्राउंड स्टेट, कॉपर का ग्राउंड स्टेट। हो गया? हाँ, क्या बनाया होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। पहले ही आया होगा, आबा के अनुसार ये आया होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से उठ के D में जाएगा, और जाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3d10 और 4s1। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये फुलफिल हो जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी, और एनर्जी भी घट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड हो जाएगा। हाँ, ये है तुम्हारा आंसर, ग्राउंड स्टेट। बताओ, यहाँ भी तो N+L का विरोध हो गया, यहाँ भी तो आबा का विरोध हो गया। कोई बात नहीं, होने दो, स्टेबिलिटी तो है।
तो मेन बता, स्टेबिलिटी मायने रखती है, रूल मायने रखता है। यदि बच्चों का फ़ायदा है और उस पर नियम का उल्लंघन भी हो रहा है तो वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आबा का विरोध हो रहा है लेकिन स्टेबिलिटी तो है, स्टेबिलिटी को महत्व देंगे हम, रूल को महत्व नहीं देंगे। तो यहाँ n+l का वायलेशन हुआ है लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन उठ के S से D में गया और ये हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मान लो यहाँ कॉपर का +2, यहाँ +1 लिखा हुआ है। चलो अब क्या करोगे? अब एक तो निकालना इलेक्ट्रॉन, कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे? 4s से कि 3d से? हाँ, 4s से निकालना, क्योंकि 4s की एनर्जी ज़्यादा है, 3d की एनर्जी अब कम होगी। भरने के बाद उल्टा हो जाता है, थर्ड शेल अंदर, चौथी शेल बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेगा, 4s से, 3d से नहीं निकलेगा। और यानी कि मतलब +1 का मतलब एक तुमने क्या कर दिया? लॉस। अब कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया कॉपर प्लस का। अच्छा, मान लो यहाँ +2 करते हो तो फिर यहाँ से भी लॉस हो जाएगा। अब हो जाएगा 3d9, अब ये हो जाएगा। अच्छा, जब 3d9 हो जाएगा तो बताएगा टोटल स्पिन बताइए। इसका टोटल स्पिन क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें कितने एम्पेयर हैं? 1 एम्पेयर। जब 1 एम्पेयर है तो टोटल स्पिन क्या होगा? +½ या -½ अच्छा, नेचर क्या होगा? पैरा की डाया? जोर से बोलो, क्योंकि इसमें 1 एम्पेयर है। अच्छा ठीक है, 1 एम्पेयर है, ये पैरा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाओ तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन कितना अट्रैक्ट होगा, उसकी अट्रैक्टिंग पावर कितनी होगी, इसको नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? √n+2। इसकी यूनिट क्या होगी? बोहर मैग्नेट्रॉन। इसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d। n is the number of unpaired electron in 3d। हाँ बताओ, इसके 3d में कितने अनपेयर्ड हैं? इसके 3d में कितने अनपेयर्ड हैं? हाँ 9 है ना। कैसे भरोगे? होम रूल के अनुसार पहले एक एक भरोगे, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग कराओगे 6 7 8 9। बताओ, एक अनपेयर्ड बच गया। एक अनपेयर्ड 3d के अंदर अनपेयर्ड की संख्या 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ 1 रखाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, कितना होगा? 2 और 1 3, मतलब रूट क्या आएगा? म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? हाँ, √3। और √3 की न्यूमेरिकल वैल्यू जब सॉल्व करोगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मतलब जितने अनपेयर्ड रहेंगे, जितने भी अनपेयर्ड रहेंगे उसके आगे पॉइंट लगा दोगे बस, मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। BM का मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है, इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन। बोलो, आया समझ में? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। सामने जो क्या बोल रहा है देखो, ये कह रहा है कि जब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का 3d10 4s1 बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो उसकी एक ही बाहरी शेल इनकम्प्लीट हुई। और जब एक ही इनकम्प्लीट हुई तो इसको भी नॉर्मल एलिमेंट होना चाहिए था, जबकि आपने तो डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी को हटाया है, कॉपर को तो हटाया नहीं था। ये इसका क्वेश्चन है। तो जवाब ये है कि वास्तव में कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत में 3d9 4s2 था ये। वो तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए तुमने s को उठा के d में शिफ्ट किया है, जबकि जिंक में तो ऑलरेडी d10 पहले से भरता है, पूरा शुरू से d10 होता है, जबकि वास्तव में कॉपर का 3d9 4s2 था। इसका ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट, 2 बाहरी शेल इनकम्प्लीट, तो ये ट्रांजिशन ही रहेगा। वो तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए तुमने एक s से उठ के d में शिफ्ट किया था ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, जबकि वास्तव में इसकी 2 बाहरी शेल इनकम्प्लीट है। ये भी ट्रांजिशन की कैटेगरी में आएगा। हाँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी वो बाहर है, ये अंदर है, ट्रांजिशन के अंदर है ये कॉपर।
बोलो समझ में आया? हाँ, एक लास्ट गलती बता दे तुम लोग करते कहाँ पर हो क्वेश्चन लगाते समय। देखो सामने, सामने देखो, जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई एलिमेंट रख दिया, एटॉमिक नंबर 27 और यहाँ लिखा है +2 चार्ज ऐसे, और कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा, तुमने देखा एटॉमिक नंबर कितना बता रहा, 27, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर 27 प्रोटॉन है और बाहर 27 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। अच्छा, कितना चार्ज दिखा रहा, +2, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और 27 में से 2 निकालो तो कितने बचे, 25। अब मतलब तुमको 25 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने भरने हैं, 25, और तुम 25 भरना स्टार्ट कर देते हो आपका के अनुसार। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2, 25 भर दिया। बोलो, गलत हो गया, गलत हो गया। तरीका क्या है कि पहले जब एटॉमिक नंबर 27 दिखा रहा है तो 27 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन है, तुम पहले 27 पहले भर लो। पहले 27 भरने के बाद तब उसमें से 2 निकालो तो तुम्हारा सही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और तुम पहले ही 2 निकाल के भरोगे तो गलत हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, पहले ही 2 निकाल के फिर भरते हैं, वो गलत तरीका है। पहले तुमको 27 भर लेना है। ऐसा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2। बताओ 27 भर दिया तुमने? देखो चेको, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 18 2 20 और 27 भर दिया। अच्छा, कितना दिखा रहा है, +2। अब तुम 2 निकालो यहाँ से। हाँ, अब ये आंसर सही हुआ, ये सही तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, पहले ही 2 निकाल के फिर भरते हैं, वो गलत तरीका है। ऐसी गलती मत करना। जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया स्कूल के अंदर और बच्चा शरारती निकला तो 2 बच्चों को रेस्टिकेट कर दिया गया। पहले बच्चे का एडमिशन होगा फिर रेस्टिकेशन होगा, कि अभी बच्चा एडमिशन लिया नहीं, पहले रेस्टिकेट कर दिए, पहले उसका नाम कट गया, अभी एडमिशन होगा तब ना रेस्टिकेशन होगा। मतलब पहले बच्चों को भर लेना स्कूल में। हाँ, फिर जो शरारती बच्चा होगा उसको रेस्टिकेट करो, उसको 2 निकालो बाहर। पहले ही निकाल के कैसे एडमिशन लोगे? अभी एडमिशन हुआ नहीं, पहले रेस्टिकेशन हो गया, ये कौन सा नियम है? नहीं समझ में आई बात? बोलो। तो जब भी किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस दौरान क्या करना, पहले एटॉमिक नंबर के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन बना लेना। बनाने के बाद जितना चार्ज दिखाएगा उतना लॉस करना, और लॉस करते समय ध्यान रखना, लॉस पहले S से करना, बाद में D से। D से पहले मत लॉस कर देना, पहले लॉस होगा S से, फिर लॉस होगा D से। यहाँ +2 है तो तुमने S से लॉस किया। मान लो यहाँ +3 रहता तो क्या करते, 2 S से लॉस करते और D से 1, तो यहाँ तो कंफ्यूज होगा, 3d6 हो जाता, या ऐसे। बोलो। अब ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इसका एप्लीकेशन बताया। बाकी और एप्लीकेशन तो पूरी प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन है, और जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ इसका यूज़ आएगा हम बताएंगे। अब ये तुम्हारा काम बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहे हैं उसको लगा के ट्राई करो, और जो नहीं लगता आके हमसे पूछो। बात समझ में आया? NCERT में एटॉमिक स्ट्रक्चर के एकदम लास्ट में इससे सब दिया गया, जितनी हम बात बताएं सब उसमें दी है, और क्वेश्चंस भी दिए हैं, लगा के देखो। NCERT 11 की एटॉमिक स्ट्रक्चर के एकदम लास्ट में क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसको लगाओ, जो दिक्कत होगी हमसे पूछो। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।